प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म एजे क्लासेज में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि संख्या पद्धति के बारे में। किसके बारे में? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिएगा नंबर सिस्टम में क्या क्या होते हैं प्रश्न, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सब बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा कि क्या होता है। एक मिनट देखिएगा। संख्याएं, सबसे पहले क्या देखेंगे? संख्याएं। ठीक, तो संख्याएं किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? संख्याओं के बारे में। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले किसकी बात करी जाएगी? प्राकृतिक संख्याओं की। किसकी? प्राकृतिक संख्याओं की। जिन संख्याओं का प्रयोग हम प्रकृति या दैनिक जीवन में गिनती के लिए करते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग हम प्रकृति या दैनिक जीवन में गिनती के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जाता है। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जाता है। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जाता है। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से। अगर आगे बात की जाए तो जैसे अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेके अनंत तक। कितने तक? अनंत तक। एक से लेके डॉट 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 करके आप कितना ले जा सकते हो भाई? अनंत तक। कितना तक? अनंत तक। ठीक, और अगर आगे बात की जाए तो देखिए उदाहरण के लिए जैसे 6 से 12 के बीच हो गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो। ठीक, इसके बाद जो प्राकृतिक संख्या है इनको बांटा गया है। इनको बांटा गया है अलग अलग तरीक़ों से। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में भैया? प्राकृतिक संख्या में सबसे पहला जो बांटा गया किसके बारे में? सम संख्या के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या। और किस में बांटा गया है? विषम संख्या के बारे में। और भाज्य या संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या, और नहीं अभाज्य नहीं संयुक्त संख्या। तो आइए देखिएगा आगे। आगे बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या में ऐसी देखिएगा सम प्राकृतिक संख्या। किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले सम प्राकृतिक संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम प्राकृतिक संख्या या समभी संख्या कहा जाए। क्या कहा जाता है? सम संख्या या फिर सम प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जिनका 2 से भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे लेके कहाँ तक? 2 से लेके कहाँ तक भाई? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक ले जा सकते हो भाई? अनंत तक। ठीक, अगर आगे बात की जाए तो देखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा नोट्स में। इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या है भाई? देखिएगा 2 सम संख्याओं का या 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सदैव सम संख्या होता है। 2 सम संख्या को जोड़िए या 2 विषम संख्याओं को जोड़िए, इनका जो योग होगा वो क्या होगा? हमेशा एक सम संख्या होगा। चाहे 2 सम संख्याओं को जोड़िए चाहे 2 विषम संख्याओं को जोड़िए, इनका जो योग होगा वो क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा। ठीक, अगर आगे बात की जाए तो किसके बारे में भाई? विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बात करते हैं? विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात किया जाता है? विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करना है तो आते हैं भाई दूसरे पेज पे। ये रहा, चलिए देखिएगा। ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। पूरा पूरा नहीं जाने का मतलब 2 से अगर किसी से भी संख्या में भाग दिया जाता है और शेष प्राप्त हो जाए तो वह क्या कहलाएगी? विषम संख्या। क्या कहलाएगी? विषम संख्या। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9 लेके कहाँ तक भैया? 1 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक जा सकते भाई? अनंत तक। ऐसी संख्या कितनी होती हैं? अनंत या इनफाइनाइट होती हैं।
अब आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट है ये। क्या है भाई? एक सम तथा दूसरी विषम, एक सम तथा एक विषम, एक सम तथा एक विषम संख्या का योग हमेशा क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा। आपने अभी इसके पहले देखा था कि दो सम संख्याओं तथा दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम होता है। लेकिन अगर एक सम संख्या जोड़ी जाए और दूसरी विषम संख्या जोड़ी जाए तो उनका जो योगफल होगा वो सदैव क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा। ठीक। अगर आगे बात की जाए तो आप देखेंगे किसके बारे में? भाज्य या संयुक्त संख्या के बारे में। किसके बारे में? भाज्य या संयुक्त संख्या के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य या संयुक्त संख्या। इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक। आगे देखिएगा, तो कंपोजिट नंबर की परिभाषा देखिए। ऐसी संख्या जिसमें एक व संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं पूरा जाता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जिनमें एक एवं संख्या के अतिरिक्त, मतलब समझिएगा बात क्या कहना चाहता है। ऐसी संख्या जिनमें खुद से और एक से कट जाए वो क्या कहलाती है? एक से और खुद से अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाए तो क्या कहलाएंगी भैया? भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या। ऐसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, किससे भैया? खुद से, और किससे कटे? और भी किसी से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर या फिर संयुक्त संख्या। क्या कहेंगे? संयुक्त संख्या। आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए, जो सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या वो क्या है? 4 है। सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या क्या है? 4। अगर आगे बात की जाए तो आप देखेंगे ठीक। अगर आगे बात की जाए तो देखिएगा, कोई भी सबसे बड़ी संयुक्त प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कोई भी सबसे बड़ी संयुक्त प्राकृतिक संख्या या फिर कह सकते हो भाज्य संख्या कोई भी सबसे बड़ी नहीं होती है। कोई भी संख्या भाज्य सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक। अब आगे अगर चर्चा की जाए तो आगे देखिएगा अभाज्य। किसके बारे में देखते हैं? अभाज्य के बारे में। तो देखिए अभाज्य क्या होता है? अभाज्य एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। एक से बड़ी वे संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती अभाज्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य। क्या कहलाती हैं? अभाज्य। अभाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक। अब आगे समझिएगा, आगे अगर बात की जाए कि यह एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए। तो आगे बात की जाती है, याद रखिएगा कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। यह सब बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है ये। वेरी इम्पोर्टेंट है। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है? 24 से। किससे विभाजित होता है भाई? 24
से। आगे अगर बात की जाए तो देखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। तो देखिएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जैसे देखा है 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या बोला है, अंतर उनके योग के बराबर होता है। अब देखो, इसका अंतर पूछा था, सॉरी क्या पूछा था भाई, अंतर पूछा था। तो आप क्या करोगे भाई, अंतर पूछा था तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आएगा कितना, 9 आएगा। क्या आएगा, 9। और ये 9 किसको जोड़ने पर आएगा भाई, 5 और 4 को जोड़ने पर आएगा। यही यह बात कहना चाहता है कि भैया दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होगा उनके योग की क्या होता है, बराबर होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 24 से विभाजित होता है। जैसे हमने लिया 3 लगातार लेना है 4 गुणे 5 गुणे 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 5 60 और 60 छक्का होता है 360। और आप इसमें देखिए 24 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। समझ में आ रहा है ना। अब 2 से काटोगे तो 15 दूना 30। देख रहे हैं पूरी तरह विभाज्य है। तो यही कहना चाहता है भैया, कोई भी लगातार 4 संख्या लेंगे, लगातार 4 संख्या, और उनका अगर गुणनफल करते हैं तो उनका गुणनफल जो आएगा वो क्या होगा, हमेशा 24 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, हमेशा 24 से विभाज्य होगा। नहीं तो आपको देख लीजिए, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, अब जोड़िए, सब गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। अब 24 पंचे 120, अब इसमें 5/24 करेंगे तो ये क्या हो गया, 24 से 24 कर दिया, पूरी तरह विभाजित है कि नहीं है, मतलब शेष क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। शेष क्या आएगा भाई, 0। ठीक, समझ में आया। अगर आगे बात की जाए, अब अगर आगे बात की जाए तो देखते हैं पेज नंबर 3। अब जो देखिएगा, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत। आगे देखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। अगर आगे बात की जाए, एक मिनट, आगे अगर बात की जाए कि पूर्ण संख्या क्या चीज़ होती है, पूर्ण संख्या। अगर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें, क्या कर लें, शून्य को भी शामिल कर लें, तो जो संख्याओं का समूह होगा उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक, यानी कह क्या रहा है, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से लेके कहाँ तक होती हैं भाई, अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। अगर इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, इनका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आगे बढ़ें। आगे देखते हैं, आगे की अगर बात की जाए
तो भैया इसका उदाहरण देख लिया आप लोगों ने। पूर्ण संख्याओं का योग, किसका योग? पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सदैव पूर्ण संख्या। अतः पूर्ण संख्याओं के योग के लिए संवृत्त होती है। जैसे पूर्ण संख्या हमने 0 और 1 को जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह भी क्या है? एक तरह से पूर्ण संख्या ही है। क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर फिर आगे बात की जाए, 2 और 3 को जोड़ा तो 2 और 3 क्या है? पूर्ण संख्या। 5 आएगा। 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। हाँ, ये पूर्ण संख्या भी होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। पूर्ण संख्या भी होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। अगर आगे बात की जाए, अब आगे अगर बात की जाए कि पूर्ण संख्या के योग के दौरान क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्रम विनिमेय होते हैं। मतलब अब 4 में 5 जोड़िए तब भी 9 आएगा, या फिर आप 5 में 4 जोड़िए तब भी 9 आएगा। इनके क्रम को चेंज करने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात ये क्या होते हैं? क्रम विनिमेय होते हैं। क्या होते हैं? क्रम विनिमेय होते हैं। आगे अगर बात की जाए तो आगे देखिएगा, पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात शून्य पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है? तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव। आप किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यह क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव। कौन क्या कहलाएगा? शून्य। शून्य क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव। समझ में आया? अगर आगे अब इसी तरह बढ़ा जाए, ठीक, अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर चलते हैं 4 पे। अब देखते हैं भाई, पूर्ण संख्याओं का व्यकलन घटाव। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का घटाव। तो पूर्ण संख्या का घटाव हमेशा पूर्ण संख्या होता है, आवश्यक नहीं है। अतः पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए संवृत्त पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा पूर्ण संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है। अतः पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए संवृत्त नहीं है। पूर्ण संख्याओं का घटाव क्रम विनिमेय नहीं होता था। अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्याओं के योग क्या होता है? हमेशा क्रम विनिमेय होता है। मतलब उनके क्रम में आप परिवर्तन करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी आंसर। जैसे 3 में आप 4 जोड़िए 7, 3 में 4 जोड़िए 7 आएगा, चाहे 4 में 3 जोड़िए क्या आएगा? 7 ही आएगा। लेकिन अगर यहीं क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई? 1 मिनट, थोड़ा सा साफ कर लें। ठीक, अगर आगे बात की जाए कि क्रम विनिमय नहीं होता है, तो देखिएगा दो संख्या पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या होता है? क्रम। जैसे हमने क्या किया, 3 में से 4 घटाया तो क्या आएगा भाई? -1 आएगा। लेकिन अगर 4 में से 3 घटाता हूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखिए ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्या है नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि आपको हमने अभी बताया कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ऐसे लेके कहाँ तक भाई? अनंत तक। उसमें क्या होता है? माइनस नेगेटिव संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। समझ में आया अभी तक बात? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, हम बोल रहा है किसी भी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से घटाया जाए तो हमेशा क्या होगा? शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में से आप उसी संख्या को जब भी घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। चाहे आप 0 में से 0 घटाओ तो क्या प्राप्त होगा? 0। चाहे आप 5 में से 5 घटाओ तो क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक, अगर वहीं कर दे 3 में से 3 घटाओ तो क्या प्राप्त होगा आपको? हमेशा 0। तो समझ में आ रहा है भाई, किसी भी संख्या में अगर उसी भी संख्या को घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? हमें
शून्य प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या को घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। अब बता रहा है कि पूर्ण संख्याओं का योग। क्या बता रहा है? पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का गुणा। क्या? पूर्ण संख्याओं का गुणा। देखिएगा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। अतः गुणा के लिए क्या है? संवृत्त है। क्या है? गुणा के लिए संवृत्त है। गुणा के लिए क्या है? संवृत्त है। जैसे आप देखोगे 3 में 4 का गुणा करिए तब भी 12 आएगा। चाहे आप 12 में 3 का भाग 12 में 3 का भाग करिए, क्या आएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, इसको कहते हैं संवृत्त है। समझ में आया? अब आगे अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? आगे अगर बात की जाए पूर्ण संख्या के गुणन के दौरान, पूर्ण संख्या के गुणन के दौरान संख्याओं का क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणाओं जो पूर्ण संख्या होती है इनकी गुणन के लिए क्रम विनिमय हमेशा लागू होता है। जैसे हमें अपने बताया भी आपको 3 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 12 आता है। अगर 4 में हम क्या करें? 3 का गुणा करें तो क्या आएगा? 12 ही आएगा। क्या आएगा? 12। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। ठीक, चलिए अब आगे अगर बात की जाए तो देखिएगा क्या होता है। किसी भी पूर्ण संख्या के लिए एक गुणक तत्समक है, मतलब एक के गुणा करने पर उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसी भी पूर्ण संख्या के लिए एक गुणक तत्समक है। अब जैसे देखो 3 में 1 का गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या आएगा? 3 नहीं आएगा। 5 में 1 का गुणा करो, क्या आएगा? 5 ही आएगा। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो हम क्या करते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा? गुणक तत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणक तत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणक तत्समक। ठीक, अब कह रहा है पूर्ण संख्याओं का भाग। पूर्ण संख्याओं का भाग, पूर्ण संख्याओं का भाग। दो पूर्ण संख्याओं का भागफल आवश्यक नहीं कि एक पूर्ण संख्या ही हो, अतः पूर्ण संख्या भाग के लिए संवृत्त नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं का भागफल आवश्यक नहीं है कि वह क्या है? एक पूर्ण संख्या ही हो। पूर्ण संख्याओं के लिए भाग संवृत्त नहीं है। जैसे 49/4, जब आप 49 में 4 से भाग देंगे तो इसका जो भागफल होगा जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे आप देखो 15 में क्या करते हो भाई? 2 से भाग देते हो तो क्या आएगा? 7.5 आता है। और ये क्या है भाई? ये क्या है? पूर्ण संख्या ये नहीं है। ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो ये बताया नहीं गया है। चलिए अब आगे अगर बढ़ा जाए पेज नंबर 5 पे चलते हैं। और पेज नंबर 5 पे चलने के बाद भाग के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। भाग के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। भाग के लिए पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नहीं है। किसी भी पूर्ण संख्या को उसी से भाग देने पर सदैव 1 प्राप्त होगा। जैसे आप 5 में क्या करिए? 5 से ही भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? सदैव 1 प्राप्त होगा। क्या होगा? 2 में अगर 2 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा? 2 में अगर हम क्या करें? 2 में अगर हम 2 से भाग देंगे क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक, आगे देखिए।
आगे देखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे हमने बताया 1 से लेके अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर इसी में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। जब आप देखोगे केवल अगर शून्य को लिखा जाएगा तो ये क्या है, केवल पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर 1 को लिखा जाए, 2 को लिखा जाए, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या भी और पूर्ण संख्या भी है। ठीक, समझ में आया। अब आगे अगर बात की जाए, चलिए आगे अगर बात की जाए तो देखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, और सबसे बड़ी अनंत। क्या है, सबसे बड़ी अनंत। सबसे छोटी क्या है, शून्य। सबसे बड़ी क्या है, अनंत। आगे देखिए, पूर्णांक संख्याएं, किसके बारे में देखते हैं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याओं के बारे में, तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दी जाएं तो पूर्णांक संख्याओं का निर्माण होता है। इसे आई या जेड से प्रकट करते हैं। किसे प्रकट करते हैं, आई या जेड से। पूर्णांक संख्या, अपने पूर्णांक संख्याओं को देखा, 0 1 से लेके कहाँ तक हो, अनंत तक हो। अगर इसमें निगेटिव वाली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे भैया, पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। समझ में आ रहा है भाई। पूर्ण संख्याएं आपको समझ में, हमने सबसे पहले बताया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। अगर इसमें हमने शून्य को भी शामिल कर लिया तो वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। और इसी में हमने माइनस वाली यानी निगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर लिया तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया भाई, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक। तो समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या में अगर चलिए आगे देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे हमने बताया कि पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं, तो क्या ये पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, जी नहीं, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है भाई, ये माइनस वाली भी होती हैं और प्लस वाली भी होती हैं। कौन सी, प्लस वाली संख्याएं। प्लस वाली संख्याओं में जैसे अगर हमने 3 लिया तो ये क्या है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। क्या है, पूर्णांक भी है और प्राकृतिक संख्या भी है और क्या है भैया, पूर्ण संख्या भी है। तो अगर आगे बात की जाए, चलिए अब आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में। देखिएगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। और शर्त क्या होनी चाहिए, q जो होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक मतलब माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनका जो हर है क्या होता है, हर। देखिएगा परिमेय संख्याओं में क्या होता है, ऊपर होता है अंश बटे क्या है, हर। क्या होता है, हर। नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, ऊपर वाली को बोलते हैं अंश। अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या
नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। चलिए अब आगे बात की जाए तो जहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 1/3, 3/1 माइनस 6/3, लेकिन अगर क्या ये होगा 1/0, ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 0/1 होगा, लेकिन 1/0 क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। आगे अगर बात की जाए धनात्मक संख्याओं के बारे में, धनात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में, यदि परिमेय संख्या या किसी परिमेय संख्या, देखिएगा धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में बात की जाए तो यदि किसी से परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों ही धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो तो उन्हें क्या करते हैं भैया? धनात्मक परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। देखिए जैसे अगर हमने लिखा 3/5, अब ये क्या है? दोनों के अंश और हर क्या है? दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। अगर यहीं 3/5 लिख दिया जाए तो ये क्या है भैया? ये ऋणात्मक है। ये क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर -2/-5 तो आप माइनस माइनस काट देंगे, ये भी क्या हो जाएगी? धनात्मक संख्या। ये क्या हो जाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या। समझ में आया? आगे के लिए भाई आगे की चीज़ें हम आपको कल बताएंगे, आज यहीं तक रखते हैं। आप ऐसी ही और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको आवश्यकता हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।